चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, दो टॉपिक्स अपन पढ़ चुके हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब अपन समझ चुके हैं और सेकंड टॉपिक अपन पढ़ चुके हैं रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या मेन पर्पस है, ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है, क्या मेन गोल है। ठीक है, व्हाट इज द मेन पर्पस फॉर विच फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज डन इन एनी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो सर जो मेन ऑब्जेक्टिव है ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वो सिर्फ एक है। There is only one ultimate objective for which this whole thing is done. This whole process is done in every organization in the entire world. ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों किया जाता है उसका एकमात्र ऑब्जेक्टिव है सर, द मेन एंड फोरमोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट is to maximize, this is the important part, is to maximize the wealth of equity shareholders. अभी अगर आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं सर वो क्या होते हैं, दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। मालिक कौन है कंपनी का सर, इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, तो किसकी वेल्थ मैक्सिमाइज होना चाहिए। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, इफ यू आर ओनर ऑफ अ पर्टिकुलर बिजनेस, आज की डेट में आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो आप क्या चाहोगे कि इस बिजनेस को मैं इतने ऊंचे लेवल पे लेके जाऊं, इस बिजनेस को इतना सक्सेसफुल बनाऊं ताकि मेरी वेल्थ क्या हो, मैक्सिमाइज हो। सो सेम वे जो शेयर होल्डर्स है कंपनी के वो भी तो ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे ना दैट वी आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। तो कंपनी में ऐसे डिसीजंस लिए जाएं जिसकी वजह से हमारी वेल्थ क्या होनी चाहिए सर, मैक्सिमाइज होनी चाहिए। हमारा पैसा, हमारा इन्वेस्टमेंट क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। हमारे इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न हमको ज़्यादा आना चाहिए। तो जो फाइनेंस मैनेजर है वो किसके लिए काम कर रहा है कंपनी में, ओनर्स के लिए तो काम कर रहा है ना सर, मालिक के लिए तो काम कर रहा है। तो फाइनेंस मैनेजर जब भी डिसीजन लेगा कंपनी के अंदर वो क्या मोटिव से लेगा कि उससे शेयर होल्डर्स की वेल्थ क्या होनी चाहिए सर, मैक्सिमाइज होना चाहिए, शेयर होल्डर्स को फायदा होना चाहिए। ठीक है, द फाइनेंस मैनेजर इन अ कंपनी मेक्स डिसीजन, देखो क्या लिखा हुआ है, द फाइनेंस मैनेजर इन अ कंपनी मेक्स डिसीजन फॉर द ओनर्स दैट इज द शेयर होल्डर्स ऑफ द फर्म। तो फाइनेंस मैनेजर जो भी डिसीजन लेगा वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से लेगा कि उससे किसको बेनिफिट होना चाहिए, शेयर होल्डर्स को बेनिफिट होना चाहिए। तो ऐसा कोई भी डिसीजन जिससे शेयर होल्डर्स को बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है, फाइनेंस मैनेजर का सर ऐसा कोई भी डिसीजन जिससे शेयर होल्डर्स आर गेनिंग, दैट इज कंसीडर्ड एज अ वेरी एफिशिएंट डिसीजन। वो क्या माना जाता है सर, बहुत एफिशिएंट डिसीजन माना जाता है कि फाइनेंस मैनेजर ने कमाल कर दिया। ठीक है, और ऐसा फाइनेंस मैनेजर का कोई डिसीजन जिसकी वजह से शेयर होल्डर्स को नुकसान हो जाए, शेयर होल्डर्स को लॉस हो जाए अगर फाइनेंस मैनेजर की नेग्लिजेंस की वजह से, उसकी गलती की वजह से, उसकी मिस्टेक की वजह से, तो वो डिसीजन कैसा माना जाता है, इनएफिशिएंट डिसीजन। उस फाइनेंस मैनेजर को फिर वाहवाही नहीं मिलती, ठीक है, उसकी बुराई होती है, उसको क्रिटिसाइज किया जाता है क्योंकि उसकी वजह से शेयर होल्डर्स का क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो ऐसे डिसीजंस व्हिच ब्रिंग्स, ठीक है, improvement which brings increase in the wealth of the shareholders, that are considered as efficient decision in the corporate world, and those decisions which lead to reduction in the wealth of the shareholders, जिससे shareholders की wealth क्या हो जाए सर, reduce हो जाए, वो क्या कहलाते हैं, inefficient decision। अब shareholders की wealth कैसे बढ़ेगी, बताओ आप बताओ, ठीक है, अरे आप कैसे बताओगे, shareholders की wealth कैसे बढ़ेगी सर, कि जब उनके शेयर्स का प्राइस बढ़ेगा मार्केट में। सपोज ये मैं हूँ शेयर होल्डर, ठीक है, मैंने खरीदे शेयर्स, कौन सी कंपनी के खरीदे सर, जोमेटो के खरीदे। जोमेटो का आईपीओ आया था अभी हाल फिलहाल, ठीक है, तो मैंने जोमेटो के शेयर्स खरीदे। कितने रुपए में खरीदे सर, सपोज मैंने 100 रुपए का एक शेयर खरीदा। तो अगर इस शेयर की वैल्यू बढ़ रही है, मेरी वेल्थ कब बढ़ेगी, शेयर होल्डर की वेल्थ कब बढ़ेगी, जब इस शेयर की वैल्यू बढ़ के 110 हो जाएगी, 120 हो जाएगी, 130 हो जाएगी एंड सो ऑन। तो जैसे जैसे वेल्थ बढ़ेगी, जैसे जैसे शेयर का प्राइस मार्केट में बढ़ेगा, 100 रुपए के भाव से सर मैंने शेयर खरीदा था, ठीक है, अब वो 100 रुपए का शेयर मार्केट प्राइस क्या हो गया, उसका चेंज हो गया 120 हो गया, 150 हो गया, तो मेरे को क्या होने वाला है, गेन होने वाला है, शेयर होल्डर को गेन होने वाला है। जैसे जैसे शेयर का प्राइस बढ़ेगा मार्केट में, शेयर होल्डर्स को गेन होगा, उसकी वेल्थ क्या होगी, मैक्सिमाइज होगी। और अगर शेयर का प्राइस कम हो गया, उल्टा हो गया सर, 90 रुपीज हो गया, 80 रुपीज हो गया, 70 रुपीज हो गया, इसके कारण क्या होने वाला है, मैंने 100 रुपए में चीज खरीदी है, अब उसकी मार्केट में आज की डेट में वैल्यू कितनी बची है सर, 70 बची है, तो बताओ मेरे को गेन हुआ या लॉस हुआ, लॉस हो गया। तो अगर शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो शेयर होल्डर्स को गेन होगा, शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज होगी। अगर शेयर का प्राइस कम होगा तो शेयर होल्डर्स को लॉस होगा, शेयर होल्डर्स की वेल्थ कम होगी, फिर मैक्सिमाइज नहीं होगी। तो अपन सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं, अगर फाइनेंस मैनेजर का ऐसा कोई भी डिसीजन
जिससे कंपनी के शेयर की प्राइस, मार्केट प्राइस बढ़ रही है, ठीक है, कंपनी के शेयर्स की मार्केट प्राइस अगर फाइनेंस मैनेजर के डिसीजन की वजह से बढ़ रही है तो इट विल लीड टू इंक्रीज इन वेल्थ ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो मजे में रहेंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स, कंपनी एक नंबर चलने वाली है सब, ठीक है। अगर फाइनेंस मैनेजर का कोई भी ऐसा डिसीजन है जिसकी वजह से शेयर के प्राइसेस कम हो रहे हैं मार्केट के अंदर, तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज एन इनएफिशिएंट डिसीजन। शेयर होल्डर्स की वेल्थ उसमें वाइप आउट हो जाएगी, कम हो जाएगी शेयर होल्डर्स की वेल्थ, और वो अच्छा डिसीजन नहीं माना जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव, अब देखो, अब मेन ऑब्जेक्टिव तो यही है, यहाँ लिख के खत्म कर दिया। ऑब्जेक्टिव अपन ने स्टार्ट किया तो क्या लिखा है, द मेन एंड फोरमोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन और फोरमोस्ट ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, इक्विटी शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। बट इसमें क्या हो रहा है ना, जब मैनेजमेंट कोई भी डिसीजन लेगी, जब फाइनेंस मैनेजर कोई भी डिसीजन लेगा जिससे इक्विटी शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज हो, तो ऑटोमेटिकली ना बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स और फुलफिल हो जाएंगे। मतलब इंटेंशनली नहीं कर रहा, ठीक है। इंटेंशन क्या है उसका कि मेरे को शेयर होल्डर्स के फेवर में डिसीजन लेना है ताकि शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज हो, बट ऑटोमेटिकली उसको करने के चक्कर में ऑटोमेटिकली 3-4 ऑब्जेक्टिव्स और फुलफिल हो जा रहे हैं। तो वो कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स है, देखो, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स ऑटोमेटिकली गेट अचीव। तो कौन से ऑब्जेक्टिव्स है जो अपने आप अचीव हो जा रहे हैं, बिकॉज शेयर होल्डर्स का नंबर सबसे लास्ट में आता है सर, ठीक है। अभी अपन ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे, अगर आपको याद होगा, कि शेयर होल्डर्स सबसे आखिरी लेवल पे आते हैं। कंपनी में जब पैसा बढ़ता है, ठीक है, जब भी कंपनी का वाइंडिंग अप होता है, पैसा जब डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो शेयर होल्डर लाइन में सबसे आखिरी में खड़ा होता है। तो अगर सामने वाले सबको पैसा मिल गया है तो ही तो शेयर होल्डर का नंबर आएगा ना। अगर सामने वालों को ही पैसा नहीं मिला है, बताओ एक बात, अगर सामने वालों को ही पैसा नहीं मिला है जो लाइन में खड़े हैं, तो क्या शेयर होल्डर्स का नंबर आएगा? नहीं आएगा शेयर होल्डर्स का नंबर। तो अगर शेयर होल्डर्स को चीज मिल रही है, इसका मतलब अपन बोल सकते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है, अगर शेयर होल्डर्स को बेनिफिट हो रहा है जो लाइन में सबसे आखिरी में लगा है, तो इसका मतलब अपन बोल सकते हैं ना सर कि आगे वाले सबको बेनिफिट हो चुका होगा। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? Shareholders, if shareholders are gaining, that means all the people that were before shareholders have already gained, ठीक है, उनको ऑलरेडी पैसा मिल चुका है। तो वही बात लिखिए, देखो यहाँ पे क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स अचीव होने वाले हैं। अगर शेयर होल्डर्स का वेल्थ मैक्सिमाइज हो रहा है तो ऑटोमेटिकली कंपनी प्रॉफिट तो कमा रही होगी, तभी तो शेयर होल्डर्स को पैसा मिला है ना। शेयर होल्डर्स को अगर डिविडेंड मिल रहा है, शेयर होल्डर्स अगर खुश है, प्राइसेस मार्केट में बढ़ते जा रहे हैं शेयर होल्डर्स के, शेयर्स के, ठीक है, तो ऑब्वियसली कंपनी प्रॉफिट तो कमा रही होगी ना सर। अगर कंपनी को नुकसान हो रहा है, बताओ, खुद अपना थोड़ा सा दिमाग लगाओ और एक बात बताओ, अगर कंपनी को नुकसान हो रहा है तो कंपनी का शेयर प्राइस मार्केट में बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। अगर कम होगा तो शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? लॉस होगा ना सर। शेयर होल्डर्स की वेल्थ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो अगर शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज हो रही है, इसका मतलब कंपनी प्रॉफिट कमा रही होगी, पक्की बात है। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या फुलफिल हो गया? कंपनी का प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो गया कंपनी के, तभी तो शेयर होल्डर्स की वेल्थ क्या हो रही है? मैक्सिमाइज हो रही है। दूसरा, मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी। शेयर होल्डर्स को अगर पैसा मिल रहा है तो कंपनी के पास लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी होगी, मतलब कंपनी का कैश फ्लो कैसा होगा? अच्छा होगा, ठीक है। शेयर होल्डर्स को पैसा जब मिलता है ना, डिविडेंड इज पेड आउट ऑफ द कैश रिजर्व्स ऑफ द कंपनी। जो कंपनी के पास कैश होता है ना, कंपनी उससे डिविडेंड पे करती है शेयर होल्डर्स को। तो अगर शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिल रहा है मतलब शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज हो रही है, बोलो हाँ, ठीक है। अगर शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिल रहा है तो कंपनी के पास पैसा होगा, तभी तो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिल रहा है ना। अगर लिक्विडिटी ही नहीं है, कंपनी के पास पैसे है ही नहीं, तो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। उनकी वेल्थ मैक्सिमाइज होगी क्या? नहीं होगी। तो अगर शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज हो रही है, दैट मींस कंपनी के पास इनफ लिक्विडिटी मेंटेन्ड है, कैश कंपनी के पास पर्याप्त मात्रा में पड़ा हुआ है, तभी शेयर होल्डर्स को पैसा मिल रहा है और शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज हो रही है। तीसरी चीज सर, प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है फंड्स का। ऑब्वियसली बात है, कंपनी के अंदर प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है तभी तो प्रॉफिट हो रहा है। अब अभी अपन ने क्या पढ़े फर्स्ट वाले पॉइंट में कि प्रॉफिट हो रहा है सब कंपनी को। तो बताओ तुम प्रॉफिट कब कमाओगे? जब तुम अपने पैसे को अच्छे से यूटिलाइज करोगे या मिस यूटिलाइज करोगे? अच्छे से यूटिलाइज करोगे तभी तो प्रॉफिट कमाओगे ना सर, ठीक है। तो अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, दैट मींस आपकी कंपनी के अंदर जितने भी फंड्स हैं उसका प्रॉपर मैनर में, प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन हो रहा है, एंड दैट इज व्हाई कंपनी प्रॉफिट कमा रही है सर, और शेयर होल्डर्स की वेल्थ भी ऑटोमेटिकली क्या हो रही है? मैक्सिमाइज हो रही है। उसके बाद लास्ट चीज क्या है? मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल कमिटमेंट्स विद क्रेडिटर्स। ये बहुत अच्छी बात लिखी हुई है इसमें। अब अपन ने अभी थोड़ी देर पहले क्या बात किए थे, अगर शेयर होल्डर्स को पैसा मिल रहा है तो शेयर होल्डर्स जो है वो लाइन में ये सब लोग लाइन में खड़े हैं ना, यहाँ पैसा बट रहा है, सपोज यहाँ पे क्या बट रहा है? पैसा बट रहा है। तो शेयर होल्डर्स कहाँ खड़े हैं? लाइन में सबसे आखिरी में। तो अगर शेयर होल्डर्स को पैसा मिल रहा है तो अपन बोल सकते हैं इसके पहले सबको पैसा मिल चुका है,
ये लाइन जंप करके थोड़ी ना आगे आ गया है। अगर शेयर होल्डर्स को पैसा मिल रहा है सर, इसका मतलब इसको भी पैसा मिल गया, इसको भी मिल गया, इसको भी मिल गया। तो जो भी क्रेडिटर्स आए होंगे ना इसके पहले, शेयर होल्डर्स के पहले क्रेडिटर्स, इन सबको कंपनी, ये क्रेडिटर लाइबिलिटी होती है कंपनी की, अपन ने पढ़े हैं सर अकाउंट्स के अंदर कि क्रेडिटर्स आर द लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी होती है कंपनी की, इनको पैसा देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जितने भी क्रेडिटर्स हैं, डिवेंचर होल्डर्स हैं, ठीक है, सारे लोग हैं, बैंकर, बैंक से लोन लिया होगा तो बैंक का पैसा, ठीक है, तो ये सारे लोग ऑटोमेटिकली खुश हो चुके हैं पहले ही, तभी तो शेयर होल्डर का नंबर आया ना। तो अगर ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो गया है शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज करने वाला, दैट मींस कंपनी अपने फाइनेंशियल कमिटमेंट्स जो थे ना क्रेडिटर्स के साथ, कंपनी के जो फाइनेंशियल कमिटमेंट्स थे, मतलब जो ऑब्लिगेशन थी कंपनी की टू रिपे द क्रेडिटर्स, वो कंपनी ने ऑलरेडी फुलफिल कर चुकी है। उसके बाद ही शेयर होल्डर्स क्या हुए हैं, खुश हुए हैं। तो अगर शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज हो चुकी है, वापस से एक बार रिकॉल कर रहे हैं इस चैप्टर को, इस टॉपिक को, कि अगर शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज हो चुकी है, ये ऑब्जेक्टिव हमारा फुलफिल हो रहा है, दैट इज व्हाई, तो उससे क्या हो रहा है, अपना ऑटोमेटिकली 3-4 ऑब्जेक्टिव्स और फुलफिल हो रहे हैं। कंपनी को सर प्रॉफिट हो रहा होगा, बोलो हाँ, प्रॉफिट हो रहा होगा तभी तो शेयर होल्डर्स खुश है ना, लॉस हो रहा होता तो शेयर होल्डर्स की वेल्थ थोड़ी ना बढ़ती। दूसरा, लिक्विडिटी मेंटेन हो रही होगी, ठीक है, कंपनी के पास पैसा है तभी तो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे रहे हैं और तभी शेयर होल्डर्स खुश है ना, उनकी वेल्थ मैक्सिमाइज हो रही है। अगर पैसे ही नहीं होता, कैश ही नहीं होता कंपनी के पास, तो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे पाते क्या, नहीं दे पाते। तीसरा, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, फंड्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है, दैट इज व्हाई यू आर अर्निंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। इफ यू वुड हैव मिस यूटिलाइज योर फंड्स, तो आपको प्रॉफिट नहीं होता साहब, और अगर आपको प्रॉफिट नहीं होता साहब तो आपके शेयर होल्डर्स भी खुश नहीं होते, वो ना खुश होते, उनकी वेल्थ क्योंकि क्या हो जाती, डेप्रिशिएट हो जाती, उनकी वेल्थ एप्रिशिएट नहीं होती। और लास्ट चीज क्या, मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल कमिटमेंट विद क्रेडिटर्स, अगर शेयर होल्डर्स खुश है, शेयर होल्डर्स का वेल्थ मैक्सिमाइज हो रहा है, दैट मींस, उसका मतलब क्या है कि आप अपने क्रेडिटर्स की जो लायबिलिटी है उसको सेटल कर चुके हो ऑलरेडी, तभी तो शेयर होल्डर्स का नंबर आया है, क्योंकि वो लाइन में सबसे आखिरी में लगता है जब भी पैसा बट रहा होता है कंपनी के अंदर। तो अगर शेयर होल्डर्स को पैसा मिल रहा है तो ऑटोमेटिकली अपन बोल सकते हैं कि सारे क्रेडिटर्स को पैसा मिल चुका है, दैट इज व्हाई द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी आर गेनिंग, अदरवाइज उनको पैसा नहीं मिल पाता, उनको गेन नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये था हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। वापस से एक बार, क्या ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सर, सिर्फ और सिर्फ एक लौता मेन ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, कि शेयर होल्डर्स की वेल्थ को क्या करना है, अपन को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। तो द मेन एंड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर्स। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसके बाद आप नहीं भी पढ़ोगे तो भी मैं मानता हूं कि ये चीज़ आपको हमेशा याद रहेगी। थैंक यू।